मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाम्बी, जो कि नागराज और शक्ति का 2 in 1 विशेषांक है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और नागराज का नीचे गिरना थम गया। कुछ ही देर में जब नागराज की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुई तो ओह, बाल बाल बचा। चट्टानी सतह कुछ 100 फीट की दूरी पर है, लेकिन इस धूप अंधेरे में मैं देख कैसे पा रहा हूँ। देख सकने के लिए कुछ रोशनी तो जरूर होती ही है। ओह, उस सुरंग से हल्की लाल रोशनी फूट रही है। शायद वही मेरी मंजिल का रास्ता है। चट्टानों पर सांप की तरह चिपक कर नागराज नीचे उतरने लगा। उस सुरंग के अंदर घुसते वक्त नागराज ये नहीं जानता था कि उस लाल रोशनी का स्रोत था लावे का दहकता कुंड, और इसको पार कर सकने का रास्ता एकमात्र ये गोला और चिकना पुल है। यहाँ पर उतरते ही मुझको अपना शरीर काफ़ी भारी लग रहा है। मैं अपने हाथ और पैर को बड़ी ताकत लगाने के बाद चला पा रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं, जल्द ही मैं इसमें अभ्यस्त हो जाऊंगा। वैसे भी ये रास्ता मुझे सांप की तरह चिपक कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पार करना होगा, क्योंकि मेरे सर्प ये गर्मी सहन ना कर पाने के कारण सर्प पुल नहीं बना पाएंगे। और सर्प रस्सी फंसाने के लिए तो ऊपर छत कहीं नजर ही नहीं आ रही है। चिकने और गर्म पुल पर अपने भारी शरीर को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ नागराज वो जोखिम भरा रास्ता पार करने लगा। लेकिन दुश्मन को शायद नागराज को इसी हरकत का इंतजार था। अब यहाँ से आगे तू नहीं जा पाएगा नागराज। हमको तेरे यहाँ तक पहुँच जाने का पूरा भरोसा था। ओह, उड़न सर्प। हाँ, उड़न सर्पों की टोली। हमको यहाँ पर सिर्फ तुझे ही रोकने के लिए तैनात किया गया है। ये मुझे लावे में गिराने की कोशिश कर रहा है। यानी या तो इनके अंदर सुंको जैसी ऊर्जा छोड़ पाने की शक्ति नहीं है, या वो शक्ति यहाँ पर काम नहीं करती। तो दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा है नागराज। तो इस वक्त पाताल लोक की सीमा में है, और हमारी उष्मा ऊर्जा छोड़ सकने की शक्ति इस सीमा से बाहर ही काम करती है। पर यहाँ उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम सतह के प्राणियों के मुकाबले हम पृथ्वी के केंद्र के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, और इसी कारण हमारा वजन भी सतह के प्राणियों से ज़्यादा होता है, और शक्ति भी। हम लोगों की शारीरिक शक्ति ही तुझे पीस डालने के लिए पर्याप्त है। ओह, इसी कारण सुंको में इतनी अधिक शारीरिक शक्ति थी, और यही कारण है कि मुझे अपना वजन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मेरी विस्फोटकार भी यहाँ असरकारक सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक तो लावे की गर्मी उसे ऊपर उड़ाए दे रही है, और दूसरा ये उड़न सर्प उड़कर फुंकार से दूर होते चला जा रहा है। इस स्थिति में मैं सिर्फ अपना बचाव कर सकता हूँ, हमला नहीं कर सकता। हमला करने के लिए मुझे अपनी पोजीशन को बदलना होगा। नागराज उस चिकने स्तंभ जैसे पुल पर अपना संतुलन बनाकर खड़ा हो गया। अगर तुम में अति मानवीय शक्ति है तो मुझ में भी नाग शक्ति है उड़न सर्पो, और तुम लोगों को रास्ते से हटाने का तरीका भी मुझे आता है। फू आ नागफनी सर्प के शिकंजे में फंस जाने के बाद वो उड़न सर्प अब नागराज की विस्फुंकार के रास्ते से नहीं हट सकता था। एक सर्प रास्ते से हट चुका था, और दूसरे का सिर झंझरा रहा था, लेकिन तीसरा सर्प नागराज के पेट तक जा पहुंचा था। नागराज लड़खड़ाया, और वो मौत को टाल पाया तो सिर्फ अपने हाथ की सतह पर चिपका पाने की शक्ति के कारण, लेकिन शायद सिर्फ कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि चोट खाया नाग भी संभल कर दूसरे नाग के साथ नागराज को लावे में गिराने के लिए बढ़ रहा था। तभी जैसे बिजली सी चमक उठी, जो दोनों नागों के शरीर से टकराकर उसको बेहोश करती गई, एक खास आकृति में तब्दील हो गई। शक्ति, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तुमने सुंको को कहीं देखा था ना? बस तुम्हारी उसी मानस तरंग को तुम्हारे सूक्ष्म नाग ने पकड़ लिया, और वही तुम्हारी मानस तरंग का पीछा करता 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 बॉम्बे के एक रास्ते तक मुझे यहाँ तक ले आया। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है कि मैं बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुँची हूँ।
शक्ति, हाँ शक्ति, यहाँ पर जो कुछ मैंने देखा और सुना है उससे यही समझ में आता है कि पृथ्वी पर आई तबाही में पाताल लोक के नागों का हाथ है। लेकिन कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। पाताल लोक तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं नागराज। अब आ गए हैं तो कारण भी पता कर लेंगे और उसका निवारण भी कर लेंगे। आओ, ये पुल तो हम लोगों ने पार कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है सकती। इधर संभल कर उतरना काफी तिरछा ढलान है और चट्टानें भी काफी चिकनी है। शायद लावे से बनी ग्रेफाइट की चट्टानें हैं। नागराज और शक्ति ने कदम तो बहुत संभाल कर बढ़ाया था, लेकिन दोनों ही चिकनी सतह पर अपना संतुलन कायम नहीं रख सके। दोनों ही ना जाने कितनी गहराई तक फिसलते चले गए। उफ, ना जाने कब खत्म होगी ये ढलान। ढलान जल्द ही खत्म हो गई। ओह, ये कहाँ पर आकर रुके हैं हम। यहाँ पर आकर तो मुझे अपना वजन इतना बढ़ा हुआ लग रहा है कि हाथ पैर हिला तक पाना मुश्किल लग रहा है। तुम लोग पाताल लोक के केंद्र में आकर रुके हो नागराज, और तुम लोग धरातल के पहले मानव होगे जिनकी कब्र की गहराइयाँ 6 फुट के बजाय 250 किलोमीटर होगी। ये धमकी सिर्फ पाताल लोक के नाग ही दे सकते हैं। मगर धमकी के साथ साथ ये भी बता दो कि आखिर तुम लोग पृथ्वी पर कहर क्यों बरसा रहे हो। इसका उत्तर तो सिर्फ महाराज तक्षक ही दे सकते हैं नागराज। अगर तो उन तक पहुंच सके तो हम तो तुझे सिर्फ मौत ही दे सकते हैं। इन हथियारों से बचने के लिए मैं फुर्ती से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर तलवार या खड़ग जैसे किसी वस्तु से मेरा मेरा कोई अंग कट गया तो उसे मेरी कोई भी शक्ति जोड़ नहीं पाएगी। तुम अपनी विस्फुंकार का प्रयोग करके इनको एक साथ बेहोश कर सकते हो नागराज। हम लोग इस वक्त बंद सुरंग में है शक्ति। विस्फुंकार का प्रयोग करने से विष लहर इस पूरी सुरंग में भर जाएगी और उससे इनके साथ साथ तुम्हारा भी जान का खतरा पैदा हो जाएगा और मुझे इतने वजन का अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगेगा। और तो फिर इनके हथियारों का जवाब मैं खुद देती हूँ नागराज। पृथ्वी के इतनी अंदर तो धातु के कण हर जगह मौजूद होंगे। शक्ति का हाथ चट्टान पर कस गए और उसमें निकली तीव्र उष्मा धातु को हथियार का रूप देने लगी और दोनों तरफ से हथियारों का तेज आदान प्रदान होने लगा। मेरे हथियार ज़्यादा असरकारक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं नागराज, क्योंकि ये नाग चट्टानों के पीछे छिपकर हमला कर रहे हैं। हथियार चट्टानों से टकराकर बेकार हो रहे हैं और यहाँ पर की धातु भी तेजी से खत्म होती जा रही है। यह नाग आगे बढ़कर हमें घेरने की कोशिश में है। अगर ये ज़्यादा पास आ गए तो संख्या अधिक होने के कारण इस संकरी सुरंग में ये हम पर भी काबू पा सकते हैं। इनको पीछे धकेलना होगा। अगर यहाँ पर मेरा वजन बढ़ गया है तो मेरी शक्ति भी कुछ ना कुछ तो बढ़ी ही होगी और अब मैं उसी ताकत के सहारे इनको पीछे खदेड़ दूंगा। नागराज के दोनों कलाइयों में से सर्प निकलकर एक दिलचस्प आकार से जुड़ने लगे। ये क्या नागराज, देखने में तो ये गुलेल जैसी चीज लग रही है। तुमको एकदम ठीक लग रहा है शक्ति, लेकिन इस सर्प गुलेल में कंकड़ नहीं चट्टानें भरी जाएंगी जिनको अब मैं आराम से उठा सकता हूँ और उन चट्टानों के वार से इन सर्पों को पीछे हटना ही पड़ेगा, वरना ये जान से हाथ धोएंगे। सर्प गुलेल से चट्टानें एक के बाद एक छुटकर मिसाइलों की तरह सर्पों के छिपने के ठिकाने पर गिरने लगी और इन हमलों ने सर्पों के छक्के छुड़ा दिए। उनके पास पीछे भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सारे के सारे सर्प सुरंग में पीछे की तरफ भागे और उस सुरंग का अंत होता था महानाग तक्षक के विशेष दरबार में। महाराज तक्षक, हमें बचाइए। वे दोनों मानो तो अद्भुत शक्ति वाले हैं। मैं जानता हूँ, सब देख चुका हूँ मैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वे तुम्हारे ठीक पीछे आ रहे हैं। आओ नागराज, आओ, तक्षक की बधाई स्वीकार करो और शोक संवेदनाएं भी। ओह, तो तुम हो तक्षक, पृथ्वी पर आए विनाश के कर्ता धर्ता। लेकिन ये बधाई और शोक संवेदनाएं एक साथ क्यों? बधाई इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी मानव जहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया वहां तक तुम लोग पहुंच गए हो। और शोक संवेदनाएं इसलिए क्योंकि अब आ ही गए हो तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे।
हम यहाँ पर मौत की नहीं, शांति की बात करने आए हैं। हम तुमसे सतह पर आई तबाही का कारण जानने और उसे रोकने की प्रार्थना करने आए हैं। हम कीड़ों से बात नहीं करते, उनको अपनी पादुकाओं के नीचे मसल देते हैं। ठहरो, इसकी बात तो सुन लो, फिर चाहे जो निर्णय करना। सुनने को ही क्या है, ये हमसे जान बचाने की भीख मांगेंगे और क्या। साएं। नागराज कभी जान की भीख नहीं मांगता तक्षक। नागराज के प्रतिद्वंदी उससे प्राणों की भीख मांगते हैं। ओह, तो मुझ पर इन सपोलों से हमला कर रहा है, पर ये तो मेरे शरीर के पसीने के गंध से ही मर जाएंगे। देखा, मर गए। इतना जहरीला है तक्षक, मेरा एक फूंकार से हरा भरा पेड़ भी ठुंड में बदल जाएगा। बहुत गुमान है तुझे अपने जहर पर। चल देख लेते हैं कि किसका जहर तीक्ष्ण है। नागराज की तीव्र विष फुंकार तक्षक की तरफ लपकी और तक्षक लड़खड़ाकर नीचे आ गिरा। ओह, सचमुच तेज जहर है तुझमें। इतना तेज जहर तो सिर्फ देवकालजयी के पास है, जो उसको शंकर भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। जरूर तुझमें कालजयी का जहर है। पहली बार मुझे टक्कर देने वाला प्राणी मिला है। अब आनंद आएगा इस युद्ध में। नहीं, इन फुंकारों के टकराव से यहाँ खड़े हर प्राणी की जान को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फुस। तक्षक के दयालु रूप का सोचना सही था। दोनों के विष फुंकारों के टकराव से विष का भीषण लहरें वातावरण में फैल गई थी। तक्षक के नागों के साथ साथ शक्ति भी अपने होश खोकर भूमि पर आ गिरी। इसका जहर मेरे जहर से थोड़ा सा अधिक तीव्र है। इसको मैं अकेला झेल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने शरीर में बसने वाले असंख्य नागों की मदद लेनी होगी। तक्षक की फुंकार नागराज के जहर को काटती हुई जब तक नागराज तक पहुंची, तब तक नागराज के शरीर पर असंख्य नाग उभर आए थे, तक्षक की फुंकार को पी जाने के लिए। ओह, तेरे शरीर ने मेरे विष के ताप को सोख लिया है, इसलिए तेरे नाग बच गए और फुंकार इतने अधिक नागों में बढ़ जाने के कारण घातक भी नहीं रह गई। अब फुंकार छोड़नी बेकार है। अब तुझ पर अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। वैसे तो अगर मेरे अधिकतर नाग पृथ्वी को भरने ना गए होते तो मुझे अपनी उंगली हिलाने की भी जरूरत ना पड़ती। लेकिन क्या करें, तेरी किस्मत में मेरे हाथों ही मौत लिखी है। तक्षक के हाथों से निकलकर मिट्टी की एक लहर सी नागराज की तरफ लपकी और नागराज का शरीर बहुत तेजी से एक बाम्बी में ढकने लगा। ओह, ये क्या, मेरा शरीर भी बाम्बी में ढकता जा रहा है और मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अभी कल ही शक्ति ने मुझे धातु के एक ऐसे ही खोल में ढक दिया था जैसे मैं सर्प सुरंग बनाकर उससे निकल आया था। वैसे ही इससे भी बाहर। अरे, ये बाम्बी तो मेरे पैरों के नीचे भी है। ना ही मेरे सर्प इससे बाहर निकल सकते हैं और ना ही मैं इच्छाधारी सर्प बनकर। अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जा नागराज। लावे कुंड की गर्मी पहले तो इस बॉम्बे खोल को चटका कर तोड़ डालेगी और फिर तेरे शरीर को मोम की तरह गला और जला डालेगी। ये तुमने क्या किया? इस पूरे प्रकरण में हमने अब तक किसी मानव की जान नहीं ली है। तो फिर नागराज को पहली बलि बनने का श्रेय मिलेगा दयालु। अगर इसको जिंदा छोड़ दिया जाता तो हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। तक्षक के दोनों रूपों के बीच बहस जारी थी, लेकिन नागराज को अब इस बहस से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसका शरीर खौलते लावे की तरह बहुत तेजी से घटता जा रहा था और अब मिट्टी का खोल भी चटकना शुरू हो गया था। जब तक नागराज कुछ देख सकने लायक हो पाता, तब तक उसका शरीर खौलते लावे से कुछ ही मीटर दूर रह गया था। ओह, ये आंच तो मेरे शरीर को झुलसा रही है। मेरी सर्प रस्सी भी मुझे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वो इस ताप को सहन नहीं कर सकती। अब सिर्फ एक ही उपाय सूझ रहा है। ऐसा उपाय तो मैंने आज तक नहीं आजमाया। यह आग मेरे शरीर को तो जला सकती है, लेकिन अगर मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को अणुओं में बदल लूं तो उन पर इस उष्मा का कोई असर नहीं होगा। हालांकि इस रूप में मैं अधिकतम 3 पलों तक ही रह सकता हूँ, लेकिन उन 3 पलों में ही लावे की गर्मी से गर्म होकर ऊपर उठती तेज हवा मुझको इस कुंड के किनारे तक पहुंचा देगी। ऊपर पहुंचते ही नागराज ने फिर से अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया।
उफ, बाल बाल बचा। अगर 3 पलों तक मेरे शरीर कण यहाँ तक ना पहुँचते तो दोबारा इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग तुरंत कर पाना असंभव था। तक्षक को मेरे बचपने का जरा भी आभास नहीं है। इस वक्त उस पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नागराज ने हमला तो सही वक्त पर किया था, तड़ाक, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत तक्षक उसका वार बड़े आराम से झेल गया। ओह, तो बच गया। आश्चर्य, अद्भुत नाग मानो है तू। लेकिन तक्षक भी कोई साधारण नाग नहीं है। एक तो तक्षक में वैसे ही पृथ्वी के गर्भ में रहने के कारण अधिक शक्ति है, और दूसरे तक्षक पर नहीं, दो सर्पों और दूसरे तक्षक एक नहीं, दो सर्पों से मिलकर बना है। हमारा शरीर आपस में तंत्र बंधन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे हर वार में दुगुनी और तुम्हारे हिसाब से 10 गुनी ताकत भरी होगी। तक्षक गलत नहीं कह रहा था, और नागराज को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वो ना तो तक्षक से जहरीली शक्तियों में जीत सकता है, तड़ाक, और ना ही शारीरिक शक्ति में। ऐसे खामाखा लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार हार तो मेरी ही होनी है। इसको हराने के लिए कोई योजना बनानी बहुत जरूरी है, और ऐसी एक योजना मेरे दिमाग में आ रही है, तड़ाक। तक्षक के क्रोध रूप ने अभी अभी अपने बड़बोलेपन में ये बक दिया है कि ये दो शरीरों को तंत्र बंधनों से मिलाकर बना है। अब मैं इसके शरीरों को अलग कर सकूं तो इसकी शक्ति भी आधी रह जाएगी, और शायद मुझे इसके दयालु रूप से मदद भी मिल सकती है। अगर तू समझता है कि नाग रस्सी के सहारे उड़कर तू तक्षक से बच सकता है तो ये तेरी भूल है नागराज। मैं बचने की नहीं, हमले की तैयारी कर रहा हूँ तक्षक महाराज। तुमको जमीन पर गिराना है, और यह तभी संभव हो सकता है जब मैं अपने शरीर को गति देकर तुम्हारे शरीर से टकराऊं। धाड़, ऐसे। तक्षक ने उठने की कोशिश की, लेकिन नागराज के अगले सटीक वार ने उसको फिर से जमीन सुखा दिया। तक्षक बार बार उठता रहा, और नागराज उसको बार बार लिटाता रहा। लगातार इतने भीषण वार तक्षक जैसा शक्तिशाली प्राणी भी नहीं सह सकता था। वो कुछ पलों के लिए बेसुध हुआ, और नागराज ने लपक कर उसके एक पैर को अपने हाथों से जकड़ लिया। अब मुकाबला इसके तंत्र बंधन और मेरी शारीरिक शक्ति के बीच का है। अब तक मेरी मांसपेशियां भी बढ़ अब तक मेरी मांसपेशियां भी मेरे बढ़े वजन की आदी होकर और शक्तिशाली हो गई है। पृथ्वी के बच सकने का यही एकमात्र अवसर है कि मैं तक्षक पर विजय प्राप्त करके इसको पृथ्वी पर विनाश रोकने और इमारतों को उनकी अपनी जगह पर फिर पहुंचाने के लिए मजबूर कर दूं। और ये काम सिर्फ इसके दोनों शरीरों को अलग अलग करके किया जा सकता है। नागराज ने अपने शरीर की शक्ति का एक एक कतरा तंत्र बंधन को तोड़ने में लगा दिया, और आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो गई। तंत्र शक्ति का बंधन नागराज की शारीरिक और इच्छाधारी शक्ति के अचूक संयोग के आगे हार गया था। शक्ति भी अब तक होश में आ चुकी थी। बस नागराज, अब मैं इस दुष्ट के दोनों भागों को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जलाकर राख कर दूंगी। ठहरो, हमको कमजोर या कायर ना समझो। हम अब भी तुम लोगों का मुकाबला आराम से कर सकते हैं, पर पहले मैं तुमको इस विनाश का कारण बताना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग स्थिति को भली भांति समझ सको। मानव के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले हम इसी पाताल लोक में रहते हैं। मानव की प्रगति और उनके कार्यों पर हमेशा हमारी नज़र रही, और शुरू में तो हमको मानव से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर जब से मानव ने धातु को खोज लिया तब से हमारी समस्या बढ़ने लगी। उसने बड़ी बड़ी मशीनें और इमारतें बनाने के लिए पृथ्वी के सीनों में खानों को खोदना शुरू कर दिया। पृथ्वी का सीना धीरे धीरे खाली होने लगा, और मुसीबत हम पर आने लगी। हमारा पाताल लोक टूटने लगा। भूस्खलन आम हादसा बन गया। हमारे नाग इस हादसे में मरने लगे, लेकिन मानव ने पृथ्वी को खोदना बंद नहीं किया। तब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा कि जिन मशीनों और इमारतों को बचाने के लिए पृथ्वी को खोखला किया गया है, हम उन्हीं से पृथ्वी को फिर से भर दें। और यही काम हम कर रहे हैं। अब बताओ, इसमें हमारी गलती है या मानव की?
मुझे बस ये समझ में नहीं आया कि तुम लोग तो पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर दूर नीचे रहते हो और खाने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर की गहराई तक है। फिर उनको खोदने से यहाँ की चट्टानें क्यों गिरने लगती है? देखो, ये एक गेंद है जो किसी इमारत के साथ नीचे आ गई थी। इसको चारों तरफ से धागे द्वारा सिला गया है। अब अगर मैं इस सिलाई को उधेड़ दूं तो पूरी गेंद टूट जाएगी। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। धातु की खानों ने पृथ्वी को इस सिलाई की तरह जकड़ा हुआ है। अगर इस खान को इस अगर इस खान रूपी सिलाई को खोद दिया, यानी उधेड़ दिया, तो पृथ्वी भी इस गेंद की तरह टूट जाएगी। ओह, समझा। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? बिना धातु के तो मानव का अस्तित्व ही संभव नहीं है। मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। मुझे यहाँ के सबसे विशाल धातु भंडार तक ले चलो। मैं तुम्हारे और मानव के बीच का झगड़ा मिटा सकती हूँ। ऐसा हो जाए तो फिर हमको और क्या चाहिए? मानव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। जल्दी तक्षक दोनों को एक विशाल धातु भंडार तक ले आया। ये देखो, ये यहाँ का सबसे विशाल धातु भंडार है। इस भंडार में हर किस्म की धातु मौजूद है। बस मुझे भी ऐसे ही धातु भंडार की आवश्यकता थी। अब मैं अपनी असीमित ऊर्जा से इस धातु को पिघलाकर इसको एक ऐसे मोटे लोहे के सरिये का रूप दे दूंगी जो पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से उसी धागे की तरह कस देगा जो क्रिकेट की गेंद को बांधे हुए था। शक्ति के हाथों से असीमित ऊर्जा निकल रही थी और धातु का मोटा सरिया पृथ्वी के सीने को काटता हुआ पूरे पृथ्वी को अपने आगोश में कसने लगा। और फिर बस तुम्हारी समस्या दूर हो गई महानाग तक्षक। अब मानव जैसा करेंगे खुद भरेंगे। पाताल लोक को अब मानव के कार्यकलापों का खतरा कभी नहीं होगा। कमाल है, ऐसा चमत्कार हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्रोध ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ नागराज। मुझे भी तुम्हारे तंत्र बंधनों को तोड़कर तुम्हारे शरीरों को अलग अलग करने के लिए खेद है तक्षक। मामूली बात है नागराज, हमें तंत्र बंधनों द्वारा जुड़ने में एक पल से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मैं पृथ्वी की सतह से नीचे लाई गई हर वस्तु को फिर से उसकी जगह पर पहुंचा दूंगा। हमको भी अब चलना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ लो नागराज। शक्ति का शरीर फिर से ऊर्जा रूप में बदलने लगा और तक्षक की विस्फारित आंखों के आगे शक्ति और नागराज फिर से सतह की तरफ बढ़ चले। सतह पर भी सब कुछ फिर से सामान्य हो रहा था। चीजें यथास्थान पहुंचने लगी। अरे, पीसा की मीनार फिर से पृथ्वी से बाहर निकल आई, पर यह गई कहाँ थी? ओ, संचार भवन कहाँ से आ गया? सबकी मुश्किलें दूर हो चुकी थी सिवाय चंदा की मुश्किलों के। फिर मिलेंगे शक्ति, अवश्य मिलेंगे नागराज। लेकिन अब चंदा ममता को इतनी देर गायब रहने का क्या कारण बताएगी? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।